दमक रहे हैं मेरे हर्फ लब पे आए बगैर, समझ रहा है वो बातें मेरी बताए बगैर। ये दो चिराग हैं और एक लौ से रोशन है, दिया जला नहीं करता लहू जलाए बगैर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं माला लेटेस्ट एपिसोड। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। माँ फजर के बाद बहुत मुश्किल से सोई थी। अब उठी तो उनका इसरार था कि गुस्ल भी करेंगी, क्योंकि उन्हें रोज गुस्ल की आदत थी। व्हील चेयर के साथ उनको बाथरूम लेकर जाना और बाथ दिलवाना एक मुश्किल मरहला था, मगर वक्त भी और उसे रोज इस चैलेंज की आदत पड़ गई थी। माँ बाथरूम से वजू किए बगैर नहीं निकलती थी। ये एक ऐसी आदत थी जो इस बीमारी और नसियान में भी उनको नहीं भूली थी। नमाज का वक्त है या नहीं, माँ बाथरूम से निकलने से पहले ताज़ा वुजू करती थी। वो कहती थी कि नमाज मुश्किल नहीं होती, वजू मुश्किल होता है। वुजू कर रखा हो तो जिस वक्त इंसान अजान सुने आसानी से नमाज पढ़ ले। वो अब माँ के सामने रोजे का जिक्र नहीं कर रहे थे। माँ खुद भी रमजान को भूले हुए थी। अगर याद आ जाता तो रोजा रखने की जिद करती। मोइद और कशमाला वैसे भी डाइट फूड खाते थे। मुलाजिम रोजा नहीं रखते थे। हर एक के पास अपना बहाना था। कैफ अलबत्ता अफ्तार के वक्त घर नहीं होता था, सो उसे उन्हें मालूम था कि वो क्या खाता है क्या नहीं। उसकी जॉब में हर रोज चंद घंटे का ऑफ शामिल था। वो जोहर से मगरिब तक गायब रहता था और मगरिब के बाद आ जाता। कशमाला को उसने बताया था कि वो एक कोवर्किंग स्पेस में 5,000 महाना रेंट पे डेस्क लेकर अपने बिजनेस प्लान पे काम करता है। उसने मजीद नहीं कुरेदा। इशराक के बाद उसने बदवक्त माँ को सुलाया। अब घर में सुकून और सन्नाटा था। वो घर का जायजा लेने बाहर आई तो देखा कैफ क्लीन किचन में सामने स्टूल पे बैठा है। कोहनियां काउंटर पे रखे वो मोबाइल पे सर झुकाए हुए है। माँ को मर्द मुलाजमों का क्लीन किचन में बैठना सख्त नापसंद था, लेकिन कैफ का अगर मूड होता और माँ सामने ना होती तो वो बड़ी ढटाई से वहीं बैठ जाता था। कुछ नडर सा था इस नौजवान में। वो हल्का सा खंकारी। गुड मॉर्निंग बॉस, कैफ ने सर उठाए बगैर कहा। संजीदगी से वो फोन पे कुछ देख रहा था। तुम्हारी जॉब रात के गार्ड की है, फोन कॉल्स नहीं की। ड्यूटी आवर्स में फोन कॉल से परहेज किया करो, खुफगी से कह के वो आगे आई और अपना मग उठाया। फिर याद आया इसका रोजा है। व्हाटएवर। वो हनूस मोबाइल पे झुका था। कशमाला के सर पे लगी, तलवों पे बुझी। दोबारा कहो। वो एड़ियों पे घूमी और बरहमी से उसे देखा। मुझे सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। कैफ ने नजरें उठा के उसे देखा, उस रोज की जब घर में खून आया था। खाली मग लिए खड़ी लड़की अपनी जगह बिल्कुल ठहर गई। घर पे खून आया था? जी, इसीलिए मैंने कैमरे लगवाए थे। आपको बताया नहीं ताकि आप परेशान ना हो। कंधे उचका के वापस फोन को देखने लगा। सामने वालों का सीसीटीवी बहुत ऊंचा लगा हुआ था। पहले उस पर नजर नहीं पड़ी, आज देखा तो उनसे फुटेज मांग ली। उसने मग जोर से काउंटर पे रखा और तेजी से उसके करीब आई। आंखों में गुस्सा था। कैफ, मुझे सख्त नापसंद है कि कोई मेरी पीठ पीछे कुछ करे। ये बातें तुम मुझसे नहीं छुपा सकते। कैफ ने धीरे से सर उठाया। आपने कहा था कशमाला बीबी कि आपने मुझे सब बता दिया है, कुछ भी नहीं छुपाया। वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे और दरमियान में किचन आइलैंड था। वो उसे गुस्से से देख रही थी और कैफ की नजरें तफ्तीशी थी।
गौर से उसके अंदर तक झांकती हुई। ये है वो जिसने घर के बाहर खून गिराया था। उसने मोबाइल स्क्रीन कशमाला की तरफ फेरी। काउंटर के पार खड़ी लड़की ने गुस्से और उलझन के मिले जुले तासुरात के साथ स्क्रीन को देखा। स्क्रीन पे उसके घर का गेट दिखाई दे रहा था। फुटेज अच्छी क्वालिटी की थी। ड्राइववे पे गिरा खून साफ नजर आता था। कशमाला की नजरों ने फुटेज में किसी इंसान को तलाश करना चाहा, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। गौर से देखिए। कैफ ने मोबाइल उसके सामने रख दिया और जेब में हाथ डाला। उसने दोबारा स्क्रीन को देखा। गेट के ऊपर एक बड़ा सा परिंदा बैठा था। ये तो परिंदा है, क्या ये जख्मी था? गुस्से की जगह अचंभे ने ले ली। कैफ ने जेब से रखी तस्बीह को उंगलियों से महसूस किया और एक दाना गिराया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वो बिना आवाज के बुड़बुड़ाया, कॉफी? वो एक भाप उड़ाता कप लिए मेज तक वापस आए तो माही ने चौंक के रुख फेरा। फिर शुक्रिया कहते हुए जल्दी से दोनों हाथों में कप थाम लिया। उसे मौसम गर्मा के बावजूद सर्दी लग रही थी। बस कुछ गर्म अपने अंदर उंडेलना था। तेजी से कप को लबों से लगाया। गर्म माया उसकी जुबान जला गया। अब बताइए मुबैना, वो क्या चीज है जो आपको अल्लाह के घर खींच लाई है? मुबैना, वो उसके सामने बैठे अब पूरी तरह मुतवज्जा थे। माही ने कप नीचे रखा। उसके लिप टिंट का गुलाबी निशान कप के दहाने पर लग गया था। वो उंगली उस निशान पे फेरने लगी। 2 अल्फाज हैं, लेकिन उन्हें कहना बहुत मुश्किल है। मैं कह नहीं सकती, इस डर से कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। भूरी आंखें उठा के उन्हें देखा। वो अब तक भीगी हुई थी। कैसे अल्फाज? वो कप के दहाने पे गोलाई में उंगली फेर रही थी। ये सब 6-7 माह कबल शुरू हुआ था। माही ने कहना शुरू किया। मेरी बहन को महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रात को नींद में डर जाती है। उसे लगता है कोई उसके कमरे में आया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो बॉडीगार्ड्स हायर करती है, लेकिन उसका ताकुबकार पीछा नहीं छोड़ता। वो अब चेहरा मोड़ के खिड़की को देखने लगी। बारिश में तेजी आ गई थी। बूंदें अब तरतराती हुई शीशे पे गिर रही थी। क्या उसने पुलिस से राब्ता किया? पुलिस? वो तंज से हंसी और सर झटका। पुलिस, बॉडीगार्ड्स कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि माही ने भीगी आंखें उठा के उनकी आंखों में देखा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो उसका ताकुब कर रहा है वो इंसान नहीं है। चंद लम्हे के लिए सारी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। कभी कोई घर का शीशा तोड़ जाता है, कभी किताबें हिला देता है, कभी घर में खून के छींटे आते हैं, कभी पानी के। उसे मुसलसल महसूस होता है कि कोई उसका ताकुब कर रहा है। इन सारी बातों को सुन के आपके जहन में पहला ख्याल किस चीज का आता है? वो 2 अल्फाज कहने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। अगर वो कह देगी तो वो सच हो जाएंगे। ये सब एक ही चीज की निशानी है। डॉक्टर रोहित ने एक अफसोस भरी गहरी सांस ली। सहरुल अस्वद, काला जादू। और माही को लगा वो 2 अल्फाज आज अमर हो गए हैं। वो 2 अल्फाज जिनसे वो हमेशा डरती थी। उसने कुर्ब से आंखें बंद कर ली। एक आंसू पलकों की बार अबूर करता नीचे गिरा और स्कार्फ में जज़ब हो गया। ये एक स्टूपिड परिंदा है कैफ। वो आंखें छोटी करके बगौर कशमाला के तासुरात का जायजा ले रहा था। वो उलझी हुई लग रही थी। वो परिंदा ड्राइववे के ऊपर से उड़ता हुआ गेट पे बैठा। उसके बैठने से पहले वहाँ खून नहीं था। हो सकता है परिंदा जख्मी हो। ऐसी सूरत में गेट पे भी खून होना चाहिए था, जबकि गेट साफ था। आपने कभी लाहौर में इस शक्ल और साइज का परिंदा देखा है? मैंने नहीं देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? 2 बातें हो सकती हैं। पहली ये कि सामने वालों के कैमरे की फुटेज किसी ने एडिट कर दी है। इसे अंदाजा होगा कि हम फुटेज देख सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। या फिर वो खनकारा, ये परिंदा परिंदा नहीं है, कोई और चीज है। कैफ? वो बेयकीनी और फिक्रमंदी से उसको देख रही थी। तुम ऐसी बातों पे यकीन रखते हो? कैफ ने एक लम्हे के लिए जवाब नहीं दिया। बहुत सा थूक निकला। गर्दन में गिल्टी सी उभर के मादूम हुई। ऐसी बातों पे कौन यकीन रखता है? वो बज़ाहिर मुस्कुरा दिया।
मैं तो वैसे ही एक बात कह रहा था। कशमाला ने गहरी सांस खारिज की। वही मैं कहूँ, तुम तो माही की तरह बातें करने लगे हो। इतने पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव हो के आपकी बहन को लगता है ये सब जादू जिन्नात वगैरह है। कैफ चौंका, मगर अंदाज सरसरी था। वो किचन सिंक से टेक लगा के खड़ी हो गई, बाजू सीने पे लपेट लिए। अब मनी प्लांट की बेलों से ढकी खिड़की उसकी पुष्ट पे थी। उसके ढीले जुड़े से चंद लिटें पुरसोच चेहरे के इतराफ में गिर रही थी। मेरे गार्ड्स उसी वजह से जॉब छोड़ जाते हैं। इनको लगता है ये सब जिन्नात वगैरह हैं। हालांकि मुझे यकीन है ये कोई इंसान है। वो सादा अंदाज में कह रही थी, ना कोई डर ना खौफ। मैं इन वहमों में नहीं पड़ती। हाँ, मैं मानती हूँ जिन्नात होते हैं। मैंने कुरान पढ़ रखा है, जादू भी होता है, लेकिन जिन्नात की अलग दुनिया है। वो हमारी दुनिया में ऐसे इंटरफेयर नहीं करते। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो हर परेशानी को जादू या नजर का नाम दे देते हैं। कुछ मुसीबतें इंसान लाते हैं, कुछ किस्मत से आती हैं। मेरा ताकुबकार इंसान ही है। उस दिन लिफ्ट में जिसने मुझ पर हमला किया वो इंसान था। माहिर फरीद का लाइटर कोई जादुई चीज नहीं था। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। बहरहाल अब कैमरे लग चुके हैं। दोबारा ऐसी हरकत हुई तो हम इसको पकड़ लेंगे। उसका अंदाज आम सा था। कशमाला टेक छोड़ के सीधी हुई और आंखों में शदीद बरहमी लिए कैफ को देखा। तुम्हें मालूम है, कुछ दिन से जहीर मुझे कॉल कर रहा है। उसे किसी और काम में मेरी मदद चाहिए, लेकिन मैं उसकी कॉल नहीं उठा रही, ना उठाऊंगी, क्योंकि मेरा एतबार किसी शख्स से एक दफा उठ जाए तो दोबारा नहीं बनता। आइंदा मुझसे छुपा के तुम कुछ नहीं करोगे, वरना वो तुम्हारी जॉब का आखिरी दिन होगा। कुछ फैसले आपका सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते मैं ले सकता हूँ। उसकी तकरीर के जवाब में वो इत्मीनान से बोला, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ा हो। फैसले लो, मगर मुझे बता के लो, क्लियर? वो तलखी से कह के आगे बढ़ने लगी जब उसने पीछे से पुकारा, आपकी बहन को किस पे शक है? कशमाला किचन की चौखट पे ठहर गई और मुड़ के नासमझी से उसे देखा। हाँ, ये सब पत्थर के जमाने की बातें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई तो ऐसा शख्स होगा जो इन जादू वगैरह के कामों के लिए मशहूर होगा। हर खानदान में एक शख्स ऐसा होता है एक शख्स। इस शहर की एक मारूफ एंटरप्रेन्योर और डिजाइनर जो खुद को एक आर्टिस्ट कहती है। वो तंज से बोली, कबीरा ताई। कैफ के लब बेख्तियार गोलाई में सुकड़े। ओ, सारे ताने बाने उसी एक औरत से जाके मिलते थे। खिड़की पे थरथरा बारिश के कतरे गिर रहे थे। शायद आसमान ज़ारो कतार रो रहा था, जाने उसके क्या गम थे। माही सख्ती से कप को दोनों हाथों में जकड़े हुए थी। कप के दहाने पे लगा सुर्ख निशान अब मंदमिल हो चुका था। क्या जादू वाकई होता है या मैं वहम कर रही हूँ? वो मुत्तज बज़ब थी। लोग यकीन नहीं करते जादू पे, सब यकीन करते हैं। जादू पे माबैना लोग सिर्फ जाहिर नहीं करते ताकि इनको कमतर ना समझा जाए। मगर क्या जादू? उसने थूक निगला, वाकई होता है। आप 21वीं सदी में बैठ के मुझसे पूछ रही हैं कि जादू वाकई होता है? वो हल्का सा मुस्कुराए और खिड़की के बाहर देखने लगे। वो नासमझी से उसका चेहरा तकने लगी। जादू हजारों वर्ष पहले होता था। हमें जादू का आखिरी सबूत 1400 साल पहले की अहादीस से मिलता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था। लेकिन उन्होंने नजरों का रुख फेर के माही को गौर से देखा। क्या अब भी जादू होता है? वो सांस रोके जवाब की मुंतजिर थी। 1400 साल पहले अगर किसी को खत भेजना होता तो उसमें महीनों लगते थे। आजकल सिर्फ कागजी खत एक दिन में दूसरी जगह पहुंच जाता है। अगर इंसान ने पोस्ट के निजाम में इतनी तरक्की कर ली है तो क्या जादू में नहीं की होगी? वो चौंक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। जादू पत्थर के जमाने की बात लगता है बज़ाहिर। हम कहते हैं हम 21वीं सदी में आ गए हैं, अब जादू की बात ना करो, लेकिन वो भी तो हमारे साथ 21वीं सदी में आए हैं। हम इनको पत्थर के जमाने में तो नहीं छोड़ आए। वो कौन? शयातीन और जिन्नात, वो जिनके जरिए जादू किया जाता है, वो भी हमारे साथ तरक्की कर रहे हैं। वो कुछ देर कुछ बोल नहीं सकी।
फिर सर झुकाए कनपट्टी मसलने लगी। थकान से आंखें बंद कर ली। आप मुझसे पूछ रही हैं कि जादू होता है या नहीं, जबकि आपको ये पूछना चाहिए मुबैयना कि जादू का रेट क्या चल रहा है। उसने करंट खा के सर उठाया, आंखें बेयकीनी से फैली। रेट? जादू के रेट होते हैं? वो अफसोस से मुस्कुराए। आजकल कुछ मुफ्त में मिलता है क्या? फिर उन्होंने उसका ठंडा मग उठा लिया और हाल की जानिब देखा। वहां अब सिर्फ इक्का दुक्का नौजवान रह गए थे। डॉक्टर रॉयट ने एक नौजवान को इशारा किया। तलाक करवाने का रेट, किसी का अनबॉर्न बेबी मारने का रेट, किसी को भांज करने का रेट, किसी का रिश्ता ना होने देना, खानदानों में लड़ाइयां करवाना, लोगों को अपने ताबे करना, इन सब का अलग अलग रेट चल रहा है। जादू हर दूसरे घर में किया जा रहा है मुबैयना। जगह जगह जादूगरों ने अपनी दुकान लगा रखी है। नौजवान करीब आया तो डॉक्टर रॉयट उसको मग ले जाने और ताजा कॉफी लाने की हदायत करने लगे। माही ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश मुसलसल हो रही थी। भीगी सड़क पे एक गोरी रंगत वाला कपल एक छतरी तले हंसता हुआ भागता जा रहा था। उसकी निगाहें बस स्टॉप के बेंच तक गई। वहां बैठी लड़की अपने फोन से अपनी सेल्फी खींच रही थी। इट्स फनी, वो तलखी से मुस्कुराई जैसे खुद पे हंसी हो। हम कनाडा में बैठ के जादू और जिन्नात की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि जादू सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है। इंटरेस्टिंग। उन्होंने मुस्कुरा के बात वहीं से जोड़ी। हालांकि जादू हर मुल्क में हो रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और सारे यूरोप में इतना जादू फैला है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जादू सिर्फ एशियाई कम्युनिटी नहीं करवाती, गोरे भी जादू करते और करवाते हैं, बल्कि यूरोपियन पार्लियामेंटी मेंबर्स जादू करने और करवाने में मशहूर हैं। गोरों ने हर चीज में मुसलमानों से ज्यादा तरक्की कर ली है। उनकी मशीनें, उनका लाइफस्टाइल, उनकी मसनूआत सब मुसलमान मुल्कों से बेहतर है। आपको क्या लगता है उन्होंने जादू में तरक्की नहीं की होगी? वो बस हक दक उनको देख रही थी। जादूगर हर गली मोहल्ले में बैठे हैं। गोरे, यहूदी, ईसाई, हिंदू, ये लोग जादू को जादू के नाम पे कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। लेकिन मुसलमान जादू को दम और तवीज के नाम पे कर रहे हैं। 90% जादू दरअसल दम दरूद के नाम पे किया जाता है। औरत मौलवी के पास जाती है और कहती है, मेरी बहू बहुत बोलती है, कुछ ऐसा करे कि वो मेरे सामने जुबान ना खोले। जानती हैं फिर क्या होता है? क्या? मौलवी अपने जिन से कहता है, इसकी बहू को कुछ ऐसा करो कि वो बोलना ना करे। जिन एक हादसा करवाता है और वो बहू गूंगी हो जाती है या वो कोमे में चली जाती है। और इसका सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि सास को खुद नहीं मालूम होता कि बहू पे जादू उसने करवाया है। माही ने बेख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। इन बातों से उसका दम घुट रहा था। यानी ये आमिल बाबा वगैरह वाकई जादू में माहिर होते हैं? वो बुरबुराई। हमारे यहाँ फिल्मों, ड्रामों में दिखाया जाता है कि अक्सर आमिल फ्रॉड होते हैं और पैसे लेकर ढकोसला कर रहे होते हैं, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। जादू या जादू की काट करने वाले लोगों की अक्सरियत फ्रॉड नहीं होती। वो वाकई इस इल्म को जानते होते हैं, कोई कम और कोई ज्यादा। क्या हम खिड़की खोल सकते हैं? वो बेइख्तियार बोली। ये बातें इसके लिए बहुत ज्यादा थी। उसे कुछ देर खामोशी से इन बातों को जज़ब करना था। कैफ से इस गुफ्तगू के बाद वो कमरे में आई और माँ के साथ लेट गई। उसको आजकल बहुत नींद आ रही थी। गालबन रोजे का असर था। जाने वो कितनी देर सोती रही। सूरज सवा नेज़े पे चमकने लगा जब गेट पे रोने धोने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो हड़बड़ा के उठी और खिड़की तक आई, मगर पोर्च का मंजर देख के उसके हाथों के तोते उड़ गए। कल मोइद ने न्यूरोलॉजिस्ट कजन जवाद को सख्ती से ताकीद कर दी थी कि वो माँ की बीमारी के बारे में किसी को ना बताए, मगर भला व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स का 4 सदा मर्दान और पेशावर तक माँ की बीमारी की खबर फैल चुकी थी।
ان کے زیادہ تر رشتے دار کے پی کے اور اسلام آباد میں رہتے تھے۔ لاہور میں بہت تھوڑے رشتے دار تھے جو ان کی دادی کی سائیڈ کے تھے۔ دادا پٹھان تھے، دادی پنجابی تھی۔ کبیرہ تائی بھی دادی کی طرف سے ان کے رشتے دار تھی۔ اس صبح اس نے زندگی کا ایک اور رخ دیکھا۔ ماں بیمار ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ گاڑیاں بھر بھر کے آنے لگ گئے۔ یہ کیف کے غائب ہونے کا وقت تھا، اس لیے وہ ڈیوٹی پہ موجود نہ تھا۔ پورچ میں آتے ہی خواتین رو رو کے کشمالہ کو ملنے لگی۔ ہائے تمہاری امی اتنی جوان تھی، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اگر ماں ہی ہوتی تو 2-4 منہ توڑ جواب اب تک دے چکی ہوتی کہ میری ماں ابھی مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ابھی ماتم نہ شروع کرے۔ لیکن وہ کشمالہ تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر سب کچھ اندر ضبط کیا اور باری باری سب سے ملی۔ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کچن میں آئی۔ آتے ساتھ ہی بڑی بوڑھیوں نے پانی مانگ کے یہ واضح کر دیا کہ ان کا روزہ نہیں ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، دوا لینی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باجی ان کے لیے کیا بناؤں؟ بخت بی نے پریشانی سے پوچھا۔ شش! کشمالہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے خاموش کرایا۔ کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کی۔ اسے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ماں کو ان کی بیماری سے لا علم رکھا جا سکتا ہے، وہ غلطی تھی۔ ایسی عورت جس کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ نہ چل رہا ہو، وہ خوش و خرم نظر آتی ہو، اس کے بچے کامیاب اور پھلتے پھولتے دکھائی دیتے ہوں، وہ لوگوں کے لیے قابل حسد ہوتی ہے۔ جب ایسی عورت بیمار پڑ جائے تو رشتہ داروں کو بہت مزہ آتا ہے۔ ایسے میں بہت کم تھے جو حورے جہاں بیگم کے لیے افسردہ تھے۔ اکثریت صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں کی حالت کیسی ہے، کیا ان کا دماغ پھر گیا ہے، کیا ان کے بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے، اور سب سے اہم سوال جس کو جاننے کا تجسس سب کو تھا، وہ کتنے عرصے کی مہمان ہے۔ وہ کان پٹیوں پہ ہاتھ رکھے آنکھ بند کیے سوچنے لگی۔ اسے ان لوگوں کو ماں سے دور رکھنا تھا، مگر کیسے؟ وہ کشمالہ مبین تھی۔ وہ اکیلے اسلام آباد کا ایک الیٹ ریستوران چلاتی تھی۔ وہاں بھی بعض اوقات گروپس کے جھگڑے ہو جاتے تھے۔ بگڑے ہوئے ٹین ایجرز مسئلے کھڑے کرتے تھے۔ وہ ریستوران کے اندر باہر پینسل ہیلز پہ گھومتی سارے مسئلے سلجھا لیتی تھی۔ وہ کشمالہ تھی، وہ کرائسس مینیجر تھی۔ کاوا سبز کاوا، اس نے آنکھیں کھولی اور بخت بی کو ہدایات دی۔ سبز کاوا اور بسکٹ، اب جتنے مہمان آئیں گے تم ان کے لیے یہی لاؤ گی، اور بسکٹ بھی میٹھے نہیں، گندم والے، کیونکہ ان کو تو شوگر ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بخت بی نے اس حکم پہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ پورے جہاں کے گھر مہمانوں کے لیے لوازمات کا ڈھیر لگا دیا جاتا تھا، اور مالا کیا کہہ رہی تھی؟ مگر کیوں باجی؟ کیونکہ یہ عیادت کرنے نہیں آئے، یہ میری ماں کی بے بسی کا مزہ لینے آئے ہیں۔ ان رشتہ داروں کو میری ماں نے ساری عمر کھلایا ہی ہے۔ 4 سدہ سے آئی سوگاتیں بوریاں بھر بھر کے ان کو بھجوائی ہیں۔ ان سب کو معلوم ہے کہ ماں کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ پھر بھی ماں سے ملنے کی ضد کریں گے۔ ان کو ماں کی تکلیف کی فکر نہیں ہے، انہیں حورے جہاں کا زوال دیکھنا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی، سلیپر اتارے، اپنے لباس کے ساتھ میچنگ نیلی ہیلز نکال کے پہنی، سٹرپس بند کیے، سوتی ماں پر ایک نظر ڈالی، اور کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ ان کا خوبصورت چہرہ ایک طرح سے ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ وہ جھکی اور آہستہ سے ماں کی پیشانی چومی۔ وہ اپنی ماں کا زوال کسی کو نہیں دیکھنے دے گی۔ کچن میں جا کے احتیاطاً بخت بی کو دوبارہ ہدایت دی، موہت کو مت بتانا کہ میں نے یہ سب کہا ہے، اوکے؟ بھائیوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کوئی پھوپھی چاچی ان سے ہنس کے بات کر لے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت مخلص ہیں، ان کے آگے سب بول دیتے ہیں۔ موہت سے ساری دنیا کی سرجریز کروا لو، لیکن اسے اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ کس کس نے اس میں اپنی بیٹی کے لیے نظر رکھی ہوئی ہے۔ ماہی جب کسی آنٹی کے ساتھ موہت کو ہنس کے بات کرتے دیکھتی تو سر پکڑ لیتی، اف یہ کب عقل کرے گا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ ایک آنٹی اور بھی آ گئی تھی۔ وہ ایک کرسی پہ ٹانگ جما کے بیٹھی اور شائستگی سے ان کے تمام سوالات کے جواب دینے لگی۔ عزا کی شادی پہ تو حور سے
हूर आपा कह रही थी कि उनके घुटने का मसला है, ये ट्यूमर कहाँ से निकल आया? वो अपने रिश्तेदारों को जानती थी। वो साफ नहीं कह रहे थे, लेकिन इनका मतलब ये था, यकीनन पूरे जहां के बच्चों को अरसे से ट्यूमर का इल्म था, बस छुपा रहे थे। अब बात खुद ही निकल आई तो छुपा नहीं सके। भाई बेटा डॉक्टर है, ऐसा हो सकता है कि माँ को ट्यूमर हुआ, उसे इल्म ना हो। बाल गिर गए हैं या गिर जाएंगे, बाथरूम कैसे जाती हैं, अगर ऑपरेशन हुआ तो यूरिन बैग लगाएंगे। एक औरत को दूसरी औरत की बेबसी जानने का कितना तजस्सुस था। किसी औरत के बाल और उसका बाथरूम ना जाना सकना, ये उसका वकार होता है, ये उसका इंतहाई पर्सनल मामला होता है। और यहाँ बैठी सब खवातीन पढ़ी लिखी थी। वो चार सद्दा और मर्दान से बरसों से शिफ्ट होके इन शहरों में आ बसी थी, लेकिन उसे यकीन था कि चार सद्दा में रहने वाले उसके रिश्तेदारों के मैनर्स उनसे बेहतर होंगे। वो यूं दिल नहीं दिखाते होंगे, वो मरीज के घर बिला इजाजत बिना बताए नहीं आते होंगे, और अगर आ गए तो घंटों नहीं बैठते होंगे। मेरी नंद का भी ब्रेन में ग्लोमा था, उसकी सर्जरी हुई थी, सर काट के ट्यूमर निकाला था। किसी खातून ने राय दी तो उसका सांस रुक गया। फौरन से बोली, फिर? ट्यूमर तो निकल गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब होश आया तो मालूम हुआ कि सस्पेंस देने के लिए तौकफ किया, उसकी आंखें जाया हो गई हैं। कशमाला ने कुर्ब से आंखें बंद कर ली। चिच सर्जन थक गया होगा ना, ट्यूमर निकालते निकालते उसकी छुरी ब्रेन की किसी शरेयान पे लग गई होगी और तुम्हारी नंद की आंखें चली गई। उफ, उसने बदवक्त जब्त किया। कोई इन रिश्तेदारों को ये क्यों नहीं सिखाता कि मरीज के पास कहीं बात पे फरिश्ते आमीन कहते हैं, इसलिए अच्छी बात मुंह से निकालनी चाहिए। अच्छा, अपनी माँ को तो लेकर आओ, एक आंटी ने कोई तीसरी दफा कहा। वो सब बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी, कभी हुरे जहां आए और कब उसकी हालत को अपने जहनों में रिकॉर्ड करे और फिर ये सारा अहवाल व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पूरे पाकिस्तान में नशर कर सके। उनका ख्याल था माँ से बीमारी छुपाना भी ड्रामा है, माँ तो नहीं मिल सकती। वो टांग पे टांग जमाए बैठी नरमी से कह रही थी, माँ की सर्जरी होनी है, डॉक्टर ने उनको सख्ती से किसी से भी मिलने से मना किया है, इन्फेक्शन हो सकता है ना। उसे अंदाजा था कि वहां बैठी किसी खातून का मेडिकल नॉलेज इतना नहीं होगा कि वो उसके बहाने का फौरी जवाब दे सके। अगले 2-3 दिन कई रिश्तेदार आए और गए। कशमाला इसी कुर्सी पे बैठी उनसे मिले गई। नरमी और शाइस्तगी से वो माँ से मुलाकात से मना कर देती। कहवे के प्याले आते और जाते गए, सवाए चंद एक मुखलिस लोगों के कोई मेहमान उससे खुश नहीं गया। सबके मुंह बने हुए थे। रोजा मेहमान, माँ की बार बार की देखभाल, वो थकान से चूर हो गई थी। अफ्तार के बाद कुछ सुकून हुआ, अक्सर लोग मिलके जा चुके थे। उसने माँ को रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, क्योंकि वो लोग जो मिलके जा रहे थे और जिनको वो बरमला बता चुकी थी कि माँ को उनकी बीमारी की खबर नहीं देनी, वो मिलने से मायूस होने के बाद अफसोस भरे ऑडियो मैसेजेस माँ को भेज रहे थे। आपके ब्रेन ट्यूमर का सुन के बहुत अफसोस हुआ। कशमाला का दिमाग घूमने लगा। वो कितनी दफा बता चुकी है कि माँ को नहीं बताना, उन्हें सर्जरी से पहले दिल का आर्जा ना पेश आ जाए, मगर नहीं, लोगों को हुरे जहां को उसका जवाल देखना था। उसने माँ का फोन ऑफ करके दराज में डाल दिया। ना वो फोन देखेगी ना इनको मालूम होगा। डॉक्टर रॉय ने उठ के खिड़की खोली तो ठंडी हवा तेजी से अंदर आई। माही गहरे गहरे सांस लेती हुई खुद को नॉर्मल करने लगी। नौजवान उसकी ताजा कॉफी और साथ में पानी की बोतल ले आया। उसने तेजी से ढक्कन घुमाया, क्लिक की आवाज के साथ ढक्कन की सिल टूटी। बोतल का मुंह होंठों से लगाया तो अंदर तक ठंड उतरती गई। हमें मालूम कैसे होगा कि हम पे जादू किया जा रहा है? अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। आप बताएं मुबैना, आपको कैसे शक हुआ कि आप पे जादू किया जा रहा है? खिड़की के पास रखी कुर्सी पे बैठी सिल्क स्कार्फ वाली लड़की ने सर झुका के आंखें बंद कर ली। ख्वाबों से, ये हर दूसरे घर की कहानी है मुबैना। घर के किसी एक फर्द को अचानक से ख्वाब आने लगते हैं।
جس میں انہیں اشارہ دیا جاتا ہے، مگر لوگوں کے ایسے خوابوں پہ دو طرح کے رد عمل ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو جادو کو روکنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے وہم سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جادو کو روکنے کا اہتمام مطلب ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ اپنے خوابوں کے بارے میں بتائیے۔ ماہی نے سکیچ بک ان کے سامنے رکھی اور پھر اس کے صفحے پلٹائے۔ اس بچے کی تصویر پہ وہ رک گئی۔ ڈاکٹر رویز نظریں جھکا کے اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ کیا آپ اس بچے کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ شاید۔ دوبارہ سے وہ اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ یہ مجھے ماں اور مالا کو الگ الگ خواب میں نظر آیا ہے، اور شاید عباد کو بھی، مگر وہ بتاتا نہیں ہے۔ عباد آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوگا، لیکن یہ اپنوں کا فرض ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے پریشان ہونا۔ برا خواب نہیں بتانا چاہیے، لیکن اشارہ دے دینا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی سیلف ڈیفینس کر سکے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں خواب میں اشارے اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم ان کو خبردار کر سکیں۔ اور رہا یہ بچہ، تو انہوں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسے قدیم داستانوں میں چینجلنگ کہا جاتا ہے۔ بڑا سر، چھوٹا جسم، لمبے کان اور آنکھوں کی جگہ سیاہ خلا والا یہ بچہ جس کی شیطانی شکل ہے، مختلف کلچرز میں مختلف ناموں سے آیا ہے۔ مگر یہ کون ہے؟ افطار کے بعد وہ ماں کو لاؤنج میں لے آئی اور ڈرامہ لگا دیا۔ وقت بھی جڑ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کشمالا نے کانوں میں ہینڈ فری لگا لیے اور صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ ماہی کی کال آ رہی تھی۔ آج ماہی اپنے کچن میں نہیں کھڑی تھی، نہ اس نے اپرن پہن رکھا تھا، نہ وہ ہنستی مسکراتی ملی تھی۔ آج جو چہرہ اسے دکھائی دیا وہ ایسی لڑکی کا تھا جس کی ماں سمندر پار بیمار تھی اور اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ ماہی کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھی۔ ماں ٹھیک ہو جائے گی ماہی، وہ دبی آواز میں انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ ماں اس سے فاصلے پہ ویل چیئر پہ بیٹھی نکاح سے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ موہت ہمیشہ پڑھائی میں بزی رہتا تھا اور تم اپنے کاموں میں۔ میں بچپن سے ماں کی بیسٹ فرینڈ تھی اور ماں میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ تم دونوں کا اتنا بڑا سوشل سرکل بھی ہے، لیکن ماہی کا عباد اور ماں کے علاوہ کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں تھا۔ مالا، موہت، عباد اور ماں۔ میں اس چکور میں رہتی ہوں، میں انہی لوگوں سے سارا دن بات کرتی ہوں۔ تم لوگ اپنا فون سائلنٹ کر کے سوتے ہو، میں نہیں سائلنٹ کرتی، کیونکہ میرے واٹس ایپ پہ صرف انہی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں۔ یہاں کینیڈا میں جب کسی کی پاکستان سے کال آئے تو نمبر دیکھ کے دل ہول جاتا ہے۔ اف مالا، میں ماں کے پاس کیوں نہیں ہوں؟ تم آ کے کیا کرو گی؟ تم نہیں سمجھ سکتی۔ تم اس وقت ماں کے ساتھ ہو، تم اس اولاد کا غم نہیں سمجھ سکتی جو بیماری میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی میرا غم نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ مالا، ماہی سے کہو ملازموں کو کھانا دے دے۔ ماں کو بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی تو گنودا سی آواز میں بولی۔ وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہتی ہوں ماہی کو، آئے ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور ویل چیئر دھکیل کے اندر لے جانے لگی۔ ماہی کہتی تھی کہ وہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ ماں کے پاس ہے، مگر اس کے اپنے پچھتاوے تھے۔ وہ اتنے برس ماں کے پاس نہیں تھی۔ کبھی کبھی ماں سے لڑائی ہوتی تو وہ 3 دن انہیں کال نہیں کرتی تھی۔ کیا ویل چیئر دھکیلنے سے وہ سب مٹ جاتا ہے؟ اس نے ماں کو بیڈ پہ بٹھایا اور انہیں پانی کے ساتھ دوا کی گولیاں دینے لگی۔ کیا پانی پلا دینے سے ماں کو کہیں ساری سخت باتوں پہ پانی پھر جاتا ہے؟ ماں سو گئی تو وہ اوپر اسٹوڈیو میں آ گئی۔ موہت کے ساتھ ساتھ میسیجز آ رہے تھے۔ وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا رہا تھا، کہیں کسی لیب سے رپورٹس اٹھاتا، کہیں کسی سے ملتا۔ وہ جب بھی موہت کا میسیج دیکھتی دل میں وہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا۔ ڈاکٹر ووہرا کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ 6 ماہ۔ 1 مئی کو مرض کی تشخیص ہوئی تھی اور 6 ماہ بعد 1 نومبر آنا تھا۔ اس نے تاریخ دیکھی، آج 6 مئی تھی۔ 5 ماہ اور 24 دن رہ گئے تھے۔ وہ اسٹوڈیو میں آئی تو وہاں اندھیرا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول دی، بتی نہیں جلائی اور کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نیچے لان میں زرد روشنیاں پھیلی تھی۔
चार दीवारी के साथ टहलता कैफ एक हाथ में मोबाइल पकड़े कुछ पढ़ रहा था, दूसरे हाथ में कॉफी का मग था जिससे वो बार बार घूंट भरता था। स्क्रीन पे लिखे अल्फाज कैफ के सामने किसी फिल्म के मंजर की मानित चल रहे थे। कबीरा सादान लाहौर के एक मारूफ बिजनेसमैन की बीवी है। सादान साहिब एक लंबा अरसा इंग्लैंड और जर्मनी में गुजारने के बाद चंद बरस कबल पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। कबीरा बेगम सिंगार मेज के सामने स्टूल पे बैठी थी। मखमली बाथ रोब में मलबूस वो चेहरे पे नरमी से करीम मल रही थी। उंगलियों के नाखून लंबे और सुर्ख नेल पेंट से मुज़य्यन थे। बॉय कट बाल सलीके से सेट थे। पीछे एक मुलाजमा जूस का गिलास पकड़े खड़ी थी। कबीरा की बेटी उनके साथ रहती है। उनका नाम अनाया है। मेकअप से ढके चेहरे के साथ कबीरा बेगम बाहर लाउंज में आई और दीवारगीर आईने में अपना अक्स देखा। स्याह ब्लॉक हील्स, खाकी सूट, फिर गर्दन में पहनती सुनहरे रंग की मुख्तलिफ साइज की 3 जंजीरों को उंगलियों से दुरुस्त किया। मुस्कुरा के खुद को दाद दी, फिर पलटी तो सामने ड्राइंग रूम पे नजर पड़ी। टेबल पे नाश्ते के लवाजमात सजे थे। एक गोरी सी फरबा लड़की और ऊंची पोनी बनाए अपने मोबाइल पे लगी थी। उसे देख के कबीरा बेगम के माथे पे बल पड़ गए। अनाया ने कई बरस पहले इंजीनियरिंग की थी, लेकिन वो जॉब नहीं करती। वो एक फूड ब्लॉगर है। इसके अलावा उसने एक फेमिनिस्ट ब्लॉग भी बना रखा है जहां वो मर्दों और शादी के खिलाफ बोलती है। उसके कमेंट सेक्शन में किसी के कमेंट से मुझे अंदाजा हुआ कि वो 30 की होने वाली है और उसकी माँ हर रिश्ते को ठुकराने की वजह से उसको लटकाए हुए है। अपनी स्टोरीज और पोस्ट से अनाया शदीद डिप्रेस्ड लगती है। कबीरा बेगम ने एक नापसंदीदा नजर उस पे डाली और कुर्सी खींच के बैठी। वेट लूज करो अनाया, कितनी दफा कहा है जिम ज्वाइन करो, मगर तुम सुनती नहीं हो। नो फैट शेमिंग मम्मी। वो सर झुकाए चीज ऑमलेट खाते हुए फोन पे लगी रही। कबीरा अपने आप को आर्टिस्ट कहती है क्योंकि उसके बकौल वो ज्वेलरी डिजाइन नहीं करती बल्कि आर्ट की तरह इसको तख्लीक करती है। उसका आउटलेट गुलबर्ग में है जहां वो मेहनत कश औरतों से हैंडमेड ज्वेलरी बनवा के महंगे दामों फरोख्त करती है। ये लाहौर के एक बुटीक स्टाइल आउटलेट का मंजर था। जगह जगह मुजस्मों के सर रखे थे जिनकी गर्दनों में कीमती पत्थरों से मुज़य्यन हार दमक रहे थे। सफेद टाइल से चमकते फर्श तेज रोशनियों में असल से ज्यादा खूबसूरत नजर आते जेवरात। कबीरा बेगम अपनी असिस्टेंट के साथ चलती हुई तमाम रैक्स का जायजा ले रही थी। हकीकत ये है कि कबीरा खुद से कुछ डिजाइन नहीं करती। उसने फ्रेश ग्रेजुएट्स इस काम के लिए हायर किए हुए हैं। वो सवार और दूसरे शहरों से कीमती पत्थर मंगवा के इनको नेकलेस में फिट करके 100 गुना कीमत पे बेचती है। वो दुरुस्त टैक्स भी नहीं देती। उस पर एक टैक्स का केस भी चल रहा है। कई दफा उसके एम्प्लॉय खवातीन ने कम तनख्वाह और शदीद मुशक्कत की शिकायत भी की है। कबीरा अब आउटलेट की बलाई मंजिल पे बने अपने शीशों जैसे चमकते ऑफिस की पावर चेयर पे बैठी थी। टेक लगाए फोन के बटन दबाती वो पुरसोच नजर आती थी। कबीरा के बारे में एक बात बार बार सामने आती रही है कि वो अपनी एम्प्लॉय लड़कियों को टॉर्चर करती है। हैंगर और बेड कमर में मारना आम बात है, लेकिन असर रसूख की वजह से वो आज तक कानून के शिकंजे में नहीं आई। इंग्लैंड में कई बरस पहले उसकी बेटी ने भी हैंगर्स से पीटे जाने की शिकायत की थी, मगर न जाने कैसे कबीरा इस मामले से भी निकल आई। कबीरा ने मोबाइल रख दिया और खिड़की के बाहर सोचती नजरों से देखे गए एक मंजर आंखों में मुंजमद हो गया। उज़ा की शादी का मंजर, जब जियाद और कशमाला खड़े बातें कर रहे थे एक दूसरे के आमने सामने। वो हंस रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। वो मंजर आंख का शतीर बन गया था। अब आते हैं कबीरा के बेटे की तरफ। कैफ दिलचस्पी से पढ़ने लगा। कबीरा का एक ही बेटा था जिसका नाम आलियान था। 5 साल की उम्र में आलियान बीमार पड़ा और इंग्लैंड में ही उसका इंतकाल हो गया।
اس کے بیٹے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مجھے مل گیا ہے۔ البتہ پاکستان میں موجود کبیرہ کے رشتہ دار دوسری کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق کبیرہ اپنے بیٹے کو زندہ اور انگلینڈ میں ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ ظاہر کرتی ہے۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی، یا تو کبیرہ کا بیٹا واقعی مر چکا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی کہانی سناتی ہے کیونکہ کبیرہ کے سائیکو ایشوز بھی ہیں، یا پھر کبیرہ کا بیٹا کسی اور نام سے زندہ ہے اور وہ کسی غیر قانونی کام کا حصہ ہے، ورنہ اسے اپنی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ آلیان کیف نے موبائل سکرین بجھا دی اور چہرہ اوپر کر کے دہرایا، یہ نام اس کی یادداشت میں نہیں تھا۔ وہ کبیرہ سعدان اور ماہر فرید کے خاندان کے درمیان لنک ڈھونڈنے کی کوشش میں شدید ناکام نظر آتا تھا۔ کبیرہ جتنا عرصہ انگلینڈ میں رہی، وہ ماہر کے شہر اور گھر سے بہت دور کی جگہوں پہ رہی تھی۔ بظاہر دونوں میں کوئی کڑی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کبیرہ بیگم کے علاوہ کوئی لیڈ نہ تھی۔ اسے اس عورت کو مزید کھوجنا تھا۔ کیف نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی، کندھوں کے گرد دوپٹہ شال کی طرح لپیٹے۔ اس کے بھورے لمبے بال دونوں شانوں پہ آگے کو گر رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھائے سبز شکوہ کنا آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پینٹنگ تھی، کسی آرٹسٹ کا شاہکار۔ وہ چند لمحے گردن اونچی کیے اسے دیکھے گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ اعتبار توڑنے والوں کو دوسرا چانس نہیں دیا کرتی تھی۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ اس جیسی لڑکی سے ملنے والا ہے تو وہ کبھی یہ جاب نہ کرتا۔ وہ اس کو ایک عام سی لڑکی سمجھا تھا، ستی، کاروباری ذہنی والی، اسلام آباد کا ایک ریسٹورانٹ چلانے والی لڑکی جس کی کوئی ذاتی زندگی نہ تھی۔ اسے صرف اس کے قریب آنا تھا، اس کے قریب رہنا تھا اور اس سے وہ معلومات لینی تھی۔ اس نے سوچا تھا 2 ماہ کی بات ہے، وہ کر لے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا فائدہ اس ساری مشقت کا جس میں اس نے اس لڑکی کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچائی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ وہ ہنوز کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ بیرونی لائٹس کی زرد روشنی کھڑکی سے تکون کی صورت اندر آ رہی تھی۔ وہ اسٹوڈیو کے ایک حصے کو منور کیے ہوئے تھی، باقی سارا اسٹوڈیو اندھیرا تھا۔ وہ اب آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کمرے کے منور حصے پہ نظریں جمائے گمسم سی بیٹھی تھی جہاں ایک خالی سٹول رکھا تھا۔ زندگی بھی ایسے ہی چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں کسی کا دن چل رہا تھا اور کسی کی رات۔ دستک پہ اس نے چہرہ اٹھایا۔ دروازہ روشن تکون کے حصے میں تھا۔